नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में और टेस्ट तिहार के इस सीरीज में आपका स्वागत है। आपको इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से रोज 10 से 15 क्वेश्चन मिलते हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे, क्योंकि ये जो सीरीज में जो क्वेश्चन रखे गए हैं वो प्रीवियस ईयर में सीजीपीएससी और सीजी व्यापम में आए हुए हैं, जिसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैं देता हूं। और इस सीरीज से जो क्वेश्चन है वो आपके आने वाले एग्जाम एडीआई, सीजीएसआई, पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, आबकारी आरक्षक, अमीन, प्रयोगशाला और भी अलग अलग सीजी व्यापम के एग्जाम और सीजीपीएससी के आने वाले एग्जाम के लिए तैयार कराते हैं। तो आइए आज का हमारा क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। आज हम अपने टेस्ट तिहार का 32वें नंबर का सीरीज स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 31 सीरीज ऑलरेडी यूट्यूब के प्लेलिस्ट पे अपलोडेड है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिए। और उसके बाद आज हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है पहला नंबर का, और इस सीरीज का 321 नंबर का क्वेश्चन। इसका मतलब ये है कि अभी तक हमने 320 क्वेश्चन करा चुके हैं आपको, जो कि आपके अलग अलग एग्जाम के लिए आपको फायदा हो रहा है। और मैं अभी आने वाले सीरीज में ये दिखाऊंगा कि किस प्रकार से सीजीपीएससी द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं। सीजीपीएससी एचएमओ, लेक्चरर, लाइब्रेरियन एग्जाम इसमें 2017 में पूछा गया था। चलिए देखते हैं, महात्मा गांधी ने छत्तीसगढ़ की कितनी यात्राएं की थी। आपको बताना है महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ में कितनी बार आए थे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, बताइए। तो दोस्तों, महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ में 2 बार आए थे। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। एक बार 1920 में आए थे, 20 और 21 दिसंबर को, और दूसरी बार आए थे 1933 में नवंबर महीने में आए थे। इस प्रकार से आपका आंसर 2 होता है, बी। और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। महात्मा गांधी 2 बार छत्तीसगढ़ आए थे, पहली बार दिसंबर 1920 में और दूसरी बार नवंबर 1933 में आए थे। पहला प्रवास जल सत्याग्रह था, ये भी याद करिए। जल सत्याग्रह के संबंध में कंडेल नहर जो आंदोलन हो रहा था उसके संबंध में आया था। और दूसरा प्रवास जो था उनका था वो हरिजन के उद्धार के लिए था, और उसके अलावा तिलक कोष और स्वराज कोष के लिए भी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 322 नंबर का है। छत्तीसगढ़ के कांकेर क्षेत्र में सोमवंश का शासन था, जिसके निम्नलिखित शासक थे। आपको बताना है जो सोमवंशी शासक जो अलग अलग क्षेत्रों में राज करते थे, उन्होंने राजपाट संभाला है। तो उसमें जो है कांकेर क्षेत्र में कौन कौन से ने शासन किया है। यशोराज नहीं, लक्ष्मणराज नहीं, कर्णराज बिल्कुल सही है, कर्णराज सही, और उसके अलावा सोमराज भी सही है। उसके अलावा सोमराज भी सही है। तो दोस्तों, आपको इसके लिए सोमवंश के कांकेर क्षेत्र में जो शासन करने वाले राजा का आपको नाम जानना होगा, उसको पढ़ना होगा। मैं अभी एक्सप्लेनेशन में आपको इसको समझाता हूँ। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। सोमवंश का शासन छत्तीसगढ़ के कांकेर राज्य में 1125 से लेकर 1344 लगभग 200 वर्ष इन लोगों ने शासन किया है। सिंहराज इस वंश के संस्थापक थे। आपको संस्थापक राजा के नाम भी पता चल गए इस एक्सप्लेनेशन से। कौन थे? सिंहराज इसके संस्थापक थे। कौन थे? सिंहराज इनके संस्थापक हो गए। उसके अलावा सोमवंश में से कर्णराज या कृष्णराज बोल लीजिए, कहीं कहीं कर्णराज बोला जाता है और कहीं कहीं कृष्णराज बोला जाता है। और सोमराज ने कांकेर क्षेत्र में शासन किया। तो सोमराज और कर्णराज हमारे ऑप्शन में दिया हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में था। अब देख लीजिए इस वंश के बारे में थोड़ा जानकारी। सिंहराज संस्थापक सदस्य थे। उसके बाद आए आपके व्याघ्रराज। व्याघ्रराज के बेटे हुए वोपदेव, और वोपदेव के 3 बेटे हुए कर्णराज, पंपराज और कृष्णराज। ठीक है, कर्णराज, पंपराज और कृष्णराज। किसी किसी का कहना है कि कर्णराज और कृष्णराज एक ही है, वो हम उसमें हमको नहीं पढ़ना है, हमको बस ध्यान रखना है। उसके बेटे हुए आपके जैतराज। जैतराज उसके बेटे हुए सोमचंद्र। फिर सोमचंद्र के बेटे हुए भानुदेव, जिसको भानु प्रताप देव के नाम से भानु प्रताप शहर बसाया गया, टाउन बसाया गया कांकेर क्षेत्र में, आप सभी को पता है। उसके अलावा आपको एक चीज ध्यान रखना है, कर्णराज के द्वारा सिहावा में कर्णेश्वर महादेव मंदिर, कर्णेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना किया गया है। कहाँ किया गया बताइए? सिहावा, नगरी सिहावा में, धमतरी जिला में।
उसके अलावा कांकेर में राम मंदिर की भी स्थापना की गई है इसी वंश के द्वारा। तो आपको कांकेर के सोमवंश के बारे में जितने फैक्ट हो सकते थे मैंने बता दिया है। कोई भी चीज क्वेश्चन में आता है, पेपर में आता है तो नहीं छूटेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 323 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, माफ कीजिएगा, 23 मार्च 1922, ये डेट याद रखिए। 23 मार्च 1922 में रायपुर में आयोजित जिला राजनीतिक सम्मेलन में पुलिस अधीक्षक को मुफ्त प्रवेश पत्र देने से इनकार करने पर पुलिस ने निम्नलिखित में से किसे गिरफ्तार किया गया था। 23 मार्च 1920 आप समझ लीजिए असहयोग आंदोलन के समय का आसपास का है, जिसमें रायपुर जो कि केंद्र था छत्तीसगढ़ में आंदोलनों का, जिसमें ब्रिटिश को भगाना मेन मकसद था। उसमें एक राजनीतिक सम्मेलन हो रहा था जिनकी अध्यक्षता आपको याद होगा यू बी घाटे कर रहे थे, और स्वागत का जो अध्यक्ष कर रहे थे वो पंडित रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा किया जा रहा था। क्या हुआ, अंग्रेज दो अधिकारी, एक कमिश्नर जिसका नाम था क्लार्क, और एक दूसरा था पुलिस अधिकारी जोन्स, ठीक है। इन दोनों के द्वारा इस राजनीतिक सम्मेलन में प्रवेश करना था, जिसका किसने विरोध किया, पंडित रविशंकर शुक्ल, मतलब इसका आंसर होगा आपका पंडित रविशंकर शुक्ल। उन्होंने दोनों को आने नहीं दिया, जिसके कारण पुलिस के द्वारा पंडित रविशंकर शुक्ल को गिरफ्तार कर लिया गया और 2 दिनों तक जेल में रखा गया। 2 दिनों तक जेल में रखा गया। तो इस प्रश्न का आपका आंसर आएगा पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है। देखिए 23 मार्च 1922 में रायपुर में आयोजित जिला राजनीतिक सम्मेलन में पुलिस अधीक्षक को प्रवेश पत्र देने से इनकार करने पर पुलिस द्वारा पंडित रविशंकर शुक्ल को गिरफ्तार कर दिया गया। 2 दिनों तक जेल में रखने के बाद छोड़ा गया। इसके विरोध में और इसकी एक लेख कर्मवीर नाम की एक पत्रिका था जो कि माखनलाल चतुर्वेदी का था, जो जबलपुर से छपाई होती थी। आपको ये पेपर में पूछा जा सकता है कि कर्मवीर किसका है। कर्मवीर है पत्रिका जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी। इसमें एक आर्टिकल भी छपा था जिसके कारण माखनलाल चतुर्वेदी को भी समस्याएं झेलनी पड़ी थी अंग्रेजों के द्वारा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शानदार क्वेश्चन हमारा है 324 नंबर का। 1857 में सोना खान के जमींदार, सोना खान मतलब बलदा बजर, जो कि बिजवार जनजाति के हमारे जमींदार कौन है, नारायण सिंह के विद्रोह के समय रायपुर का डिप्टी कमिश्नर निम्नलिखित में से कौन था। हमारे इसके 1857 के जो प्रथम शहीदी माने जाते हैं सोना खान के जो जमींदार थे नारायण सिंह, उनको माना जाता है ना। तो इनके समय आपको बताना है कि डिप्टी कमिश्नर कौन थे। ये आपके प्रीवियस सीजीपीएससी एलएसओ 2019 के एग्जाम में आए हुए हैं। उसी को दूसरे प्रकार से 50वें नंबर के ए सेट में अभी सीजीपीएससी का आपका एडीआई का एग्जाम हुआ था। किसका हो गया, असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री, बहुत सारे दोस्तों ने दिया होगा, काफी अच्छे क्वेश्चंस थे। उसमें भी पूछा गया है। देखिए किस प्रकार से पूछा गया है और हमारे टेस्ट तिहार का इंपॉर्टेंस समझिए। इसी से क्वेश्चन रीफ्रेम होकर के आ रहे हैं। उसमें पूछा गया था शहीद वीर नारायण सिंह को दिसंबर 1857 में गिरफ्तार कर किसके कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। देखिए सारा क्वेश्चन सेम है, सोना खान का जमींदार ये है। अब आप उस समय किसने गिरफ्तार करवाया ये सब बोल लीजिए, या फिर कोर्ट में किसने प्रस्तुत किया। दोनों का आंसर आपका सेम है। यहाँ भी ऑप्शन नंबर ए इलियट है जो कि सीजीपीएससी में ही आता, और अगेन यहाँ पे चार्ल्स इलियट, यही उस समय जो है इसका ही कोर्ट चलता था और यही डिप्टी कमिश्नर थे। इस प्रकार से इसकी मैं आपको इम्पोर्टेंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन नंबर बी, 1857 में सोना खान के जमींदार नारायण सिंह के विद्रोह के समय रायपुर का डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट था। वीर नारायण सिंह को प्रथम छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है 1857 की क्रांति का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए 325 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। आपको बताना है 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ के रायपुर में आगमन हुआ। ये कौन सा समय है, कंडेल नहर सत्याग्रह का। देखिए महात्मा गांधी से 2 प्रश्न बन चुके हैं। पहला पूछा गया कि कितने बार आए थे, है ना। अब पूछा गया है कि इसके बारे में जितने महात्मा गांधी के कथन हैं
उससे रिलेटेड। तो देखिए 20 दिसंबर 1920 को आए थे और 21 दिसंबर को वो वापस लौटे भी थे। इसको देख लीजिए अगला। 21 दिसंबर को वे धमतरी पहुंचे और वहां एक जनसभा को संबोधित किया। आपको बताना है 21 दिसंबर को वे धमतरी पहुंचे और वहां एक जनसभा को संबोधित किया। तो ऑप्शन टू भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि महात्मा गांधी जी जो है वो 21 दिसंबर को धमतरी पहुंचे थे और सुबह सुबह 11 बजे धमतरी पहुंचे थे। ठीक है, क्योंकि सुंदरलाल शर्मा के द्वारा उनको कंडेल नहर सत्याग्रह में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। तीसरा ऑप्शन है रायपुर में उन्होंने आनंद समाज वाचनालय में महिलाओं की जनसभा को संबोधित किया। जब वो धमतरी में जनसभा को संबोधित करके वो वापिस आते, धमतरी में बहुत सारे जगह उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। पहले तो मकई चौक में किया, ठीक है, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ लेकिन इसके साथ साथ ये चीज भी नोट कीजिए। मकई चौक में संबोधित किया, उसके बाद उन्होंने जानी हुसैन के बाड़ा में भी संबोधित किया और आने से पहले गांधी चौक रायपुर में भी संबोधित कर लिए थे, है ना। तो इस प्रकार से किया। और वहां पे जो उमर सेठ करके एक नाम आता है जिसको ध्यान रखेंगे, वो गांधी जी को कंधों पे उठाया था अपने, और उसके बाद इतनी भीड़ थी कि तब उसको पहुंचा पाए थे। ऐसी स्थिति हो गई थी। दोपहर का खाना नारायण राव मेघावाले के यहाँ खाए थे। नारायण राव मेघावाले के यहाँ दोपहर का खाना खाए थे महात्मा गांधी जी, है ना। तो इसको भी ध्यान रखना है आपको। और जब वापिस आ रहे थे महात्मा गांधी जी अपना काम निपटा के, तो उन्होंने भाई कुरुद में भी भाषण दिया, कुरुद में दिया। फिर उसके बाद शाम को कहाँ दिया, आनंद समाज वाचनालय में दिया। आनंद समाज वाचनालय में तो महिलाएं इतनी प्रभावित हो गई कि अपने गहने जो वो पहने थे वो तिलक स्वराज में दान कर दिया। उन गहनों की कीमत उस समय 2,000 रुपए थी। उस समय का 2,000 रुपये आप सोच नहीं सकते आज के कितना 1,000 रुपये होगा, मैं भी नहीं सोच सकता। तो इस प्रकार से थी। तो गांधी जी जो है फिर ये तीनों चीजें निपटाने के बाद शाम को वो अपना नागपुर लौट गए। तो मैंने आपको ये बताया कि 1920 में गांधी जी का पूरा कार्यक्रम, कभी भी क्वेश्चन है आपसे नहीं छूटेगा। तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जहां पे 1 और 2 और 3 सही दिया हो, तीनों। तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये ऑप्शन एलिमिनेट हुआ होगा, लेकिन हमारा तीनों ऑप्शन करेक्ट है। हमारा तीनों ऑप्शन करेक्ट है, इसको मत देखे, मैं इसको एक्सप्लेनेशन में बता दिया, फिर भी एक बार पढ़ देता हूँ जो ऑफिशियल है। कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी सर्वप्रथम 20 दिसंबर 1920 को पहली बार छत्तीसगढ़ आए। 20 दिसंबर 1920 को रायपुर के गांधी चौक पर एक जनसमूह को संबोधित किया, 20 दिसंबर को ही। फिर 21 को क्या हुआ, 1920 में धमतरी के जानी हुसैन के बाड़ा, मकईबंद चौक को भी संबोधित किया। धमतरी से वापस लौटते समय पहले क्रुद में किया, फिर ब्राह्मण पारा में आकर आनंद समाज वाचनालय में महिलाओं को संबोधित किया। 21 दिसंबर की बात है। फिर महिलाओं ने गांधी जी के अपने प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन के समय तिलक स्वराज फंड हेतु 2,000 रुपए के आभूषण भेंट किए। मैंने आपको बताया 2,000 रुपए का आभूषण भेंट किया गया महिलाओं के द्वारा। आभूषण की कीमत 2,000 थी। गांधी जी को प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा लाने का श्रेय किनको जाता है, पंडित सुंदरलाल शर्मा। एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूँ, गांधी जी के साथ कौन कौन और आए थे। एक मुस्लिम नेता थे, उसके अलावा एक और थे, उनका नाम आपको बताना है। 2 लोग गांधी जी के साथ थे, तो आपको ये नाम कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। अगला क्वेश्चन हमारा 326 नंबर का है, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। सूची 2 में आपका नेता नगरी का नाम दिया हुआ है और सूची 1 में आपको जनजाति विद्रोह का दिया है, जो कि 1820 से 1845 के बीच में लड़ा गया। आप समझ लीजिए ये 1820 से 1845 के बीच में 4 अलग अलग विद्रोह हैं। इसमें आपको नेता का नाम को रिलेट करने की कौन आदिवासी के वो नेता थे जनजाति विद्रोह के। आदिवासी बोलना गलत होगा, जनजाति बोलना ज्यादा सटीक शब्द होगा। तो देख लेते हैं पहला अपना परलकोट विद्रोह। परलकोट 1824 और 1825 सिर्फ 1 साल चला था, दिसंबर महीने में शुरू हुआ था और 10 जनवरी 1925 को हमारे वीर नेता, बहादुर नेता गेंद सिंह को फांसी दे दिया गया। लेकिन अंग्रेजों और मराठों का जबरदस्त विरोध हुआ था। तो पहला वाला ऑप्शन दोस्तों आपको पता है गेंद सिंह। परलकोट कहाँ है भाइयों, नारायणपुर में। दूसरा है आपका बरगढ़ विद्रोह, 1833 से 1845 के समय हुआ। ये भी एक जनजाति विद्रोह था जिसके नेता थे आपके अजीत सिंह पहला। ठीक है, तो अजीत सिंह के द्वारा लोकल आदिवासियों के द्वारा अंग्रेजों के जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसके खिलाफ लड़ा गया।
ठीक है। फिर तीसरा विद्रोह आपका तारापुर विद्रोह 1842 से 1854 के बीच में चला। इसके नेता कौन थे? इसके नेता थे आपके दलगंजन सिंह। दलगंजन सिंह, दलगंजन सिंह किसका बेटा था भाई? महीपाल, महीपाल देव का बेटा था। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ये तारापुर कहाँ का विद्रोह है? बस्तर के, बस्तर के काकतियों का विद्रोह है। काकती शासक जो थे बस्तर में, उसके जो राजा थे महिपाल देव, उसका पुत्र दलगंजन था। एक पुत्र ये था, दूसरा था भूपाल, दूसरा पुत्र था भूपाल देव। लेकिन भूपाल हरामी था। इसका जो क्या बोलने से जो वो था, क्या बोलते हैं यार, दीवान, है ना, वो काफी बेईमान था। और एक ये दलगंजन सिंह जो था वो आदिवासियों की तरफ से तारापुर का विद्रोह लड़ा था। ठीक है। एक जो तारापुर एक मांझी क्षेत्र हुआ करता था, जो जहाँ पे लोकल आदिवासी थे, उनके खूब चहेते थे दलगंजन सिंह, है ना। तो इस तरीके से आप दोबारा जाके पढ़ लीजिए, मैं अभी इसमें इतना ही एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बाकी देखिए आपका मेरिया विद्रोह, मेरिया विद्रोह के लीडरशिप कौन के थे? हिड़मा मांझी। मेरिया दंतेवाड़ा में नरबली प्रथा देते थे, उसके विरोध में, या उसके वो प्रथा चलती थी, तो उसको अंग्रेज लोग बंद कराना चाहते थे, तो उसका विरोध कर रहे थे आपके हिड़मा मांझी। इस प्रकार से आप ऑप्शन को मिला लीजिए। ए वाला ऑप्शन चौथा नंबर में है, ए वाला ऑप्शन चौथा नंबर है, बाकी एज इट इज आपको मिल जाता अगर आपको ये चीज पता होती तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ना। चलिए इस प्रकार से देख लेते हैं आगे हमारा 327 नंबर का क्वेश्चन। समझ में आ रहा है अगर आप लोगों को तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ, और अन्य दोस्तों तक जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं उन तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये नेक का काम है अगर आप दूसरों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं तो। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, छत्तीसगढ़ की राजस्व व्यवस्था में सुधार हेतु मेजर एगेन्यू ने निम्नलिखित में से किस कर्मचारी को नियुक्त किया था? मेजर एगेन्यू कौन है भाई? किसी का भाई है क्या? नहीं, ये कौन थे? अंग्रेजों के अधीक्षक। अंग्रेजों ने छत्तीसगढ़ में जब 1818 से 1830 तक मराठों से शासन वापस ले लिया था, है ना, तो यहाँ पे कौन सी प्रथा लागू की थी? सूबेदारी के बाद एक और प्रथा जो आई थी, वो अधीक्षकों के मदद से, अधीक्षक मतलब सुप्रिटेंडेंटों के मदद से छत्तीसगढ़ में शासन कर रहे थे। तो उसमें से एक अंग्रेज अधिकारी था एगेन्यू, जिन्होंने काफी रिफॉर्म भी किए थे, परगनों की संख्या कम की थी, लेकिन वो एक अलग विषय है। लेकिन इन सभी चीजों को वो करने के लिए क्या क्या पद सृजन किए थे, इसमें हम देखते हैं। एक तो था बरार पांडे, बरार पांडे उन्होंने बनाया था जमीनी की व्यवस्था। दूसरा था पोतदार, और चौथा था अमीन। अभी अमीन पटवारी का बहुत लोग तैयारी कर रहे होंगे, दिसंबर महीने में एग्जाम है, दिसंबर महीने में एग्जाम है अमीन पटवारी का, और बहुत लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो उन भाइयों को बता देना चाहता हूँ कि ये पोस्ट जो है एगेन्यू के द्वारा क्रिएट किया गया था, अंग्रेजों के द्वारा, है ना। तो ये जॉब की तैयारी कर रहे हो भाइयों, तो मेरे चैनल पे इसके बारे में पूरा डिटेल लिखा हुआ है, मैंने सिलेबस बताया हुआ है, टॉपरों के नंबर बताए हुए, वहां जाकर के जरूर प्ले लिस्ट में एक बार खोज लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब ये तो ठीक है, इसमें 1 2 4 ऑप्शन करेक्ट है, 1 2 4 ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। मेजर एगेन्यू 1818 से 1825 तक थे, ने छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन किया। इन्होंने राजधानी रतनपुर से रायपुर लेके आया, ये भी ध्यान रखना है। प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करते हुए पटेल का पद को समाप्त कर दिया गया। पटेल किसके द्वारा चलता था? मराठों के द्वारा। ध्यान रखने, गांवों में पटेल होते हमारे, है ना, जिसको वो पैसा वसूली थोड़ा बहुत की जिम्मेदारी दे दी गई थी। आज भी आपके गांव में पटेल वाला शब्द चलता होगा, हालांकि वो अब नहीं है ऑफिशियल सरकार के व्यवस्था में। अगला देख लेते हैं, पटेल समाप्त किया तो क्या बनाया? गौटिया भी था जो कि यथावत रखा, गौटिया भी था। बोलते ना वो गौटिया घर है, थोड़ा ठोसा घर जो रहता है बड़ा बड़ा घर वाले को, वो मतलब कथे गौटिया, तुम गांव रहा हो तो जाना हो। अगला है, निम्न पदों पर नियुक्ति की गई। बरार पांडे किया गया, पोतदार किया गया, और अमीन किया गया, ये तीनों पोस्ट का क्रिएट। उसके अलावा कमाविजदार वगैरह भी किया गया, लेकिन अभी फिलहाल ऑप्शन में ये है। इनके शासनकाल में निम्नलिखित विद्रोह हुए, विद्रोह का भी नाम जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नवागढ़ का विद्रोह, गोंड विद्रोह, सावंत भारती का विद्रोह, सोना खान का विद्रोह, और परलकोट का विद्रोह। ये सारे विद्रोह अगेन्यू के समय हुए हैं, आप लोग को याद रखना है। ये 1825 में हुआ है। सोना खान वाला कब हुआ है भाई? 1820 में हुआ है क्या? 1820 में हुआ है ना। सावंत भारती का भी इसी के आसपास हुआ है,
गोंड विद्रोह और नवगढ़ का विद्रोह। अगर इसका ईयर आप लोग को पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगला क्वेश्चन है 328 नंबर का, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने सूबा सरकार, बताया ना मराठों ने ही चालू किया था सूबा सरकार, ये है अधीक्षक सरकार के पहले, शासन प्रणाली का सूत्रपात किया था। आपको बताना है कौन सा मराठा, छत्तीसगढ़ में पहला मराठा शासक कौन था, बिंबा जी। लेकिन आंसर बिंबा जी नहीं है, बिंबा जी खुद आकर के शासन किए थे। उसके बाद थोड़े समय के लिए कौन थे, भाई चिमना जी, लेकिन चिमना जी भी ने शुरू नहीं किया था। तो किया कौन था, उसके बाद आए थे आपका वेंको जी भोसले। वेंको जी भोसले नागपुर से थोड़ा सा भी नहीं हिले, बोले शहर में ही रहूंगा, छत्तीसगढ़ गांव और जंगल में नहीं जाऊंगा। तो वो भेज दिया अपने ठेकेदार, ठेकेदार का मतलब सूबेदार, ठीक है। तो ठेकेदारों को बेच के शासन किए इन्होंने, वेंको जी ने। तो ठेकेदार शासन कौन चालू किया, ठेकेदार है सूबेदार वेंको जी भोसले ने। अब ठेकेदारों के लिए नाम आपको याद है, महिपत राव, विठल राव, बीका जी, केशव गोविंद, है ना, भवानी कालू, ये सारे नाम थे। आप लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास में पढ़ा होगा। चलिए आपको टास्किंग भी देता हूँ, पहले सूबेदार का नाम, प्रथम सूबेदार का नाम और अंतिम सूबेदार के नाम आप मुझे बताओ। अंतिम सूबेदार और प्रथम सूबेदार के नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। छत्तीसगढ़ में सूबा शासन, सूबा सरकार शासन प्रणाली का सूत्रपात वेंको जी भोसले ने किया था। प्रथम सूबेदार के रूप में, अरे मैं ही बता दिया, महिपत राव दिनकर की नियुक्ति हुई, किसका हुआ, महिपत राव प्रथम सूबेदार था। सूबा सरकार मराठों की उपनिवेशवादी नीतियों का परिणाम था। 1788 से लेकर 1818 तक यह व्यवस्था संचालित रही। फिर 1818 में क्या गया, फिर ब्रिटिशरों की आ गई थी ना यार अधीक्षकों की सरकार, जिसमें सुप्रिटेंडेंट नियुक्त करना चालू किए। इसमें प्रथम सूबेदार तो दिया है लेकिन अंतिम सूबेदार नहीं दिया है अभी भी। चलो मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताओ अंतिम सूबेदार कौन था 1818 में। 329 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 में ब्रिटिशों द्वारा कुछ बहुत अच्छे काम किए गए जो कि विकास के काम है, जो कि आज भी पुल पुलिया बनते हैं। हालांकि हमारी सरकार द्वारा बनाते हैं तो कहीं ढह जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, लेकिन अंग्रेजों ने निर्माण कार्य में काफी गुणवत्ता के साथ किया था, क्योंकि उनको करना था भारत का शोषण, ताकि उनकी ट्रेन कहीं पलटी ना हो, कहीं गिर ना जाए पुल पुलिया, इस तरीके से, इसलिए वो अच्छे बनाते थे। चलिए वर्ष इधर साइड में वर्ष है अपना, तो देख लेते हैं। देखो ग्रेट ईस्टर्न रोड, पता है ग्रेट ईस्टर्न रोड किसको बोला जाता है, अब जो रायपुर भिलाई में रहते हैं उन लोग जानते होंगे। देखिए टाटीबंध से जब आप भिलाई से आते हैं तो टाटीबंध से जो रोड शहर के अंदर से जाता है, जिसको आप टाटीबंध के बाद क्या, आमा नाका, एम्स देख लीजिए, एम्स के बाद क्या आता है, आमा नाका वाला ब्रिज, है ना, उसके बाद पंडित रविशंकर शुक्ला वाला, फिर एनआईटी वाला, फिर उसके बाद अपना सेंट्रल लाइब्रेरी, नालंदा लाइब्रेरी, फिर उधर क्या बोलते हैं सीधा सीधा का तात्यापारा, फिर जय स्तंभ चौक, फिर वो पूरा तेली बांधा निकलता है। इसी को बोलते हैं ग्रेट ईस्टर्न रोड मेरे दोस्तों, ग्रेट ईस्टर्न रोड इसी को बोला जाता है। अभी तो बाद में बाईपास बना है बाहर वाला रोड, संतोषी नगर वाला। चलिए ये कब बना बताओ जरा, ये बना आपका 1862 में, ये बना आपका 1862 में ही, तो इसका ऑप्शन तो ए का ए ही है, ए का पहला ही है। दूसरा रुद्री बैराज की बात कर लेते हैं, बताओ रुद्री बैराज कब बना है। रुद्री बैराज कहाँ है, पहले ये तो रुद्री जो है वो धमतरी जिला में है ना, तो रुद्री बैराज को अंग्रेजों द्वारा ही बनाया गया, जो कि कब बनाया गया बताओ, रुद्री बैराज बनाया गया दोस्तों, एक मिनट। चलिए आपका चौथा नंबर 1912, कब बनाया गया 1912 में। और जब बंगाल नागपुर रेलवे में विलय हुआ, छत्तीसगढ़ रेलवे का बंगाल नागपुर वाला जो लाइन है उसमें विलय कर दिया गया, और उस समय बिलासपुर का भी निर्माण किया गया था, वो था आपका 1887। तो ऑप्शन नंबर 2, सी का ऑप्शन नंबर 2, ठीक है 1887। और उसके बाद राजनांदगांव में बीएनसी मिल मजदूर, बीएनसी मिल प्रारंभ, इसी का तो बहुत विरोध करते हैं कौन, इसमें जो मजदूरों का शोषण होता है अपने ठाकुर प्यारेलाल सिंह जो कि राजनांदगांव के थे, तो इसका जो है वो 1897 में हुआ, ऑप्शन नंबर 3। तो देख लीजिए पहला का है, पहला तो अकेले ऑप्शन नंबर ए में है, तो अगर एक ही पता होता तो भी आंसर अपने को पता चल सकता था। ये चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और ये इसका एक्चुअल आंसर है, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं हम, इसमें आपको एक मस्त सी चीज दिखाने वाला हूँ। अपना है 330 नंबर का क्वेश्चन, और सीजीपीएससी के एडीआई का जो अभी
12 तारीख को एग्जाम हुआ था, उसमें आया था 46 नंबर का क्वेश्चन ए सेट में। मैं सेट ए की बात करूँ, ठीक है, 46। वैसे तो कोई भी सेट में देख लो क्वेश्चन तो वैसे ही है, आगे पीछे बस क्रम रहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा पाषाण कालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? पाषाण कालीन शैल चित्रों के लिए आपको पूछा गया था 2017 में। तो देखो पाषाण कालीन में 4 अलग अलग पाषाण कालीन है। क्या क्या? पूर्व पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, इस तरीके से 3-4 चीजें हैं। तो उस समय के बारे में बताना है। तो कुटुमसर गुफा तो नहीं है, गुप्तेश्वर गुफा भी नहीं है, सिंगनपुर की गुफा तो है, और कैलाश गुफा नहीं है। तो ऑप्शन आपका सिंगनपुर की गुफा हो गया। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन का ऑप्शन आपका सिंगनपुर की गुफा है। अब सीजीपीएससी का पूछने का मैं बताता हूँ, और मैं इसका पहले एक्सप्लेनेशन देता हूँ। सिंगनपुर की गुफा अपने पाषाणकालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इनकी खोज एंडरसन ने की थी। मैं जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ उसमें आपको कितने सारे फैक्ट मिलने वाले हैं ये बताइए। ये तो खोजिए। मैंने आपको बताया ये पाषाणकालीन है, ठीक है, और शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा मैंने आपको बताया एंडरसन ने इसकी खोज की थी। तीसरा चीज मैं बता रहा हूँ, यहाँ लाल रंग में पशुओं, सरीसृपों, टोटेमवादी जैसे विभिन्न शैल चित्रों का रूपांकन रेखा चित्र किया गया है। मैंने आपको बताया कलर, कौन से कलर का? लाल रंग का। मैंने आपको बताया पशु, सरीसृप, टोटेमवादी, 3 और फैक्ट कि क्या क्या वहां है। उसके अलावा देखिए, यह गुफा चंवर ढाल पहाड़ी के गिरिपाद पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी मैंने बताया? चंवर ढाल पहाड़ी के गुफा में। और किसका छत्तीसगढ़ के साथ कंपेयर किया जाता है? एमपी के भीमबेटका के साथ छत्तीसगढ़ को के इस गुफा को कंपेयर किया जाता है, सिंगनपुर के गुफा को। तो मैंने एक क्वेश्चन से 5 से 7 फैक्ट आपको बताया। पेपर में कोई भी एक फैक्ट को लेके प्रश्न पूछा जाता है, जो कि मैं एडीआई के एग्जाम में आपको दिखाने वाला हूँ। कबरा पहाड़ के शैल चित्र की चित्रकारी किस रंग से हुई है? अब पूछा यहाँ क्वेश्चन रंग, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन से मैंने आपको कितना एक्सप्लेनेशन बताया, पूरा रंग बता दिया, क्या क्या पशु थे, कौन खोज किए थे, कौन सी पहाड़ में थे, 5 फैक्ट मिल गए। अब उसमें से एक क्वेश्चन उठा के पूछा है, यहाँ सिंगनपुर पूछा है, यहाँ कबरा पहाड़ पूछा है, और इसका आंसर आप लोग अगर पढ़े होते तो लगा देते। लाल रंग इसका ऑप्शन है। तो मेरे कहने का मतलब ये, इस चेस तिहार की सीरीज से आपको 10 क्वेश्चन कराने से लगभग 30 से 40 क्वेश्चन तैयार हो जाता है, जो कि अपने आप में शानदार चीज प्रयास है मेरी तरफ से, मुझे ऐसा लगता है, और आप लोगों को फायदा हो रहा होगा। तो सब्सक्राइब नहीं किए हो, बहुत सारे लोग जो लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हो वो कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते तो हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं को, अपने मोबाइल से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इनको वैसे समय में यूटिलाइज कीजिए जब आपका खाली समय फालतू में जाया हो रहा है, और अपने जीएस को मजबूत कीजिए, क्योंकि अभी आने वाले एग्जाम में, आपके सीएमओ के एग्जाम में, और सीजीपीएससी के एग्जाम में, और व्यापम के अलग अलग एग्जाम में काम आने वाले हैं। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। थैंक यू सो मच।